गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग आज जो पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली फ्राइडे को हुआ था, बट बिकॉज ऑफ माय हेल्थ इश्यूज एंड आल्सो सम टेक्निकल इश्यूज ये सॉल्यूशन वीडियो हम लोग अपलोड नहीं कर पाए थे। तो आज इस सॉल्यूशन को हम लोग अपलोड कर रहे हैं। एंड इन दिस पार्टिकुलर पेपर तुम्हारे एक क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग थी, तो आई थिंक आफ्टर सीइंग द सॉल्यूशन यू विल गेट द मिस्टेक इन दैट क्वेश्चन। उसके अपार्ट अगर मैं इस पेपर की बात करूं तो इट्स अ वेरी नॉर्मल पेपर, बट यस, बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर मिस्टेक हम लोग कह सकते हैं कि पेपर थोड़ा सा तुम्हें टफ लग रहा होगा। बिकॉज होता क्या है कि अगर एक छोटी सी भी गलती हो जाती है किसी क्वेश्चन में तो बच्चा अपना टाइम उस क्वेश्चन के अंदर में दे देता है। तो लेट्स स्टार्ट टू नो व्हाट वाज दैट मिस्टेक और फिर इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को स्टडी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो टेस्ट पेपर 16 का ये पहला ही क्वेश्चन था जिसमें गलती है। तो अभी फिलहाल हम लोग इस गलती को ये बोल के खत्म कर देंगे कि क्वेश्चन में तो अब ऑलरेडी मिसप्रिंटिंग हो गई है, तो जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उससे बेटर होगा कि हम लोग इस क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लें। तो क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ है एक एलिप्स की। तो इस क्वेश्चन के बारे में मैं कह रहा था, तो एक्चुअली यहाँ पे ये जीरो नहीं था, ये क्वेश्चन कुछ और था। तो फिलहाल गलती तो हो चुकी है, तो फिलहाल मैं इसको 1 लेके चल लेता हूँ। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि आर की क्या वैल्यू होगी जिससे कि ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो सीधी सी बात है, एलिप्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास में ए स्क्वायर मतलब ये जो 2 माइनस आर जहां पे लिखा हुआ है इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और ये जो बी स्क्वायर जहां पे लिखा हुआ है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन अगेन 0। तो इस क्वेश्चन में एक और गलती जो थी वो ये थी कि ये जो इक्वल्स टू 1 है उससे पहले यहाँ पे +1 था, मतलब दिस क्वेश्चन वाज एक्चुअली +1 इक्वल्स टू 0। तो वो माइनस वहां जाएगा और फिर वहां पे साइन चेंजेस होंगे। बेसिकली मैं ये बता दूं, ओवरऑल इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो यही है कि यहाँ से तुम्हें एक इक्वेशन मिल गई और यहाँ से एक इक्वेशन मिल गई। तो एक इक्वेशन हमें ये कह रहा है कि आर जो है वो <2 है और एक इक्वेशन कह रहा है कि r जो है वो <5 है। तो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को भी लेके चलूं तो इसका जो सही आंसर होगा वो नन ऑफ दिस होगा। और बाकी अगर सही क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ एक +1 था जो कि यहाँ जाके माइनस बनेगा, और उस -1 को जब मैं यहाँ भेजूंगा तब जाके ये क्वेश्चन में इसको और इसको उल्टा कर देगा। ऑब्वियसली बात है, उल्टा करेगा तो फिर हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। तो लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सर्कल्स चैप्टर से। इस क्वेश्चन में वो तुमसे मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट के बारे में बात करना चाह रहा है, जिसकी अपनी एक थ्योरी भी होती है, बट अगर हम लोग इस क्वेश्चन के थ्रू ही उस थ्योरी को समझ लें तो ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास एक सर्कल है। सबसे पहले ये समझते हैं कि किसी भी पॉइंट का किसी सर्कल के साथ में जो मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो होता क्या है। तो सबसे पहले मैंने सर्कल ड्रॉ किया। यहाँ पे इस सर्कल का सेंटर ले लेते हैं C और एक पॉइंट ले लेते हैं P, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि सर्कल के बाहर ही है फिलहाल अभी। तो ये जो गिवन सर्कल है इसके अंदर से अगर मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट ढूंढूं तो वो बनेगा -2, 5, और जिस पॉइंट से तुम्हें मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस नापना है वो है 4, -3। तो सबसे पहले इसको ज्वाइन कर लो और यहाँ पे कुछ भी एक पॉइंट ले लो M। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो डिस्टेंस मैंने बनाया है फिलहाल इसके अंदर ये डिस्टेंस तुम्हारा R है। तो अगर मैं CP में से R को माइनस करूं तो जो डिस्टेंस मुझे मिलेगा दैट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस, और इसी CP के अंदर अगर मैं एक R ऐड कर दूं तो जो डिस्टेंस मुझे मिलेगा दैट विल बी माई मैक्सिमम डिस्टेंस। तुम खुद सोच के देखो कि अगर तुम्हें किसी पॉइंट का किसी सर्कल के साथ में मिनिमम डिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले हम लोग उस पॉइंट की दूरी नापेंगे उसके सेंटर से, और उसके अंदर से अगर रेडियस वाले पार्ट को माइनस कर दें, जैसे यहां से लेके यहां तक की दूरी हमने नापी, उसमें से अगर मैंने रेडियस माइनस कर दिया तो ये जो डिस्टेंस है PM दैट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस। और इसी तरह से अगर मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस तो है ही, उसमें R और ऐड कर दो तो यहां तक ये पहुंच गया, तो वो तुम्हारा बन जाएगा मैक्सिमम डिस्टेंस। तो क्वेश्चन क्या चाह रहा है कि हमें इस मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस का सम पता करवाना। तो सबसे पहले तो ऐसा करो, यहीं पे ऐड कर दो। तो जैसे ही ऐड करोगे तो -R + R कैंसिल हो गया और 2CP जो है दैट विल बी द सम।
अब ये तो बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन, क्योंकि मैंने एक रेडीमेड फॉर्मूला ही बना दिया कि अगर तुमको मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस दोनों का सम चाहिए तो वो और कोई डिस्टेंस नहीं है, वो तुम्हारा डिस्टेंस है गिवन पॉइंट का फ्रॉम द सेंटर। और ये डिस्टेंस तुम आराम से नाप सकते हो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बन गया 4 -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर, जिसको सॉल्व करने पे क्लियर सी बात है कि ये तुमको दे रहा है रूट का 100, दैट मीन्स 10 इज द करेक्ट आंसर। और यस, यहाँ पे 2 टाइम्स इसका करोगे तो ये बन जाएगा 10 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 20। तो करेक्ट आंसर इज ए। आई होप ये कंसेप्ट और ये क्वेश्चन सबको समझ में अब आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, जिसमें लैंग्वेज के थ्रू वो तुमको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। अब कंसेप्ट समझाते समय थ्योरी की क्लास में मैंने तुम लोग को एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर की थी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जहां पे ये ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉयड एंड सर्कमसेंटर, ये तीनों के तीनों चार, और एक और पॉइंट होता है इन सेंटर, ये सारे के सारे एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करते हैं। तो जैसे ही क्वेश्चन के स्टार्टिंग में तुम्हें ये बात लिखी हुई मिल गई है कि द ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉयड एंड सर्कमसेंटर कोइंसाइड इन अ ट्रायंगल एबीसी, तो तुम पहले ही मान के चलो कि तुम्हारा ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इस ट्रायंगल की नेमिंग कर देते हैं एबीसी। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड बराबर है, और उसने क्या किया है, तुम्हें वन ऑफ द साइड ए बी की वैल्यू दे रखी है √75, और √75 का मतलब होता है 5√3। अब तुमको क्या निकालना है, द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड थ्रू द वर्टेक्स ए। तो लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड मतलब हाइट पूछ रहा है, तो उसका फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए √3/2 इंटू साइड। और साइड तो हमें ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं जो हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो 5√3 यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ से सीधा आंसर हो गया 15/2, और ये तुमको ऑप्शन में मिल जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। सो बेसिकली क्वेश्चन में ये कंसेप्ट था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉयड, सर्कमसेंटर और इनसेंटर कोइंसाइड करते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। आई थिंक ये क्वेश्चन सभी ने कर लिया होगा, क्योंकि अब तक तुम्हें ये कन्वर्सन करना तो आ ही गया है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करते समय ये देख लेंगे कि हमें कन्वर्सन करना है एक को दूसरे के टर्म्स में। तो पहला पार्ट है साइन 2 tan इनवर्स 1/3। तो सबसे पहले इसी की कन्वर्सन के ऊपर में फोकस करते हैं। साइन लिखा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यहां लगाएंगे जो कि होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 - x²। ये लिखने के बाद ये हो गया साइन ऑफ tan इनवर्स 2/3 इंटू 9/8। इसको काट के ये वैल्यू आ रही है साइन ऑफ tan इनवर्स 3/4। और जैसे ही ये दिखा तुम्हें तो इसका ट्रायंगल रेडी कर लो साइड में। थीटा यहाँ रहा, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा। और यहाँ से साइन इनवर्स में इसका कन्वर्सन हो गया 3/5। तो बेसिकली पूरा पार्ट जो है ये वाला, ये कन्वर्ट होके बन गया तुम्हारा 3/5। इसको साइड में रख लेते हैं। अब इसी तरह से इसके साथ में ऐड हो रहा है कॉस ऑफ tan इनवर्स 2√2। अब tan इनवर्स 2√2 का ट्रायंगल रेडी कर लो। ये रहा थीटा, ये रहा 2√2, तो यहाँ पे 1 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 2√2 का स्क्वायर हो गया 8 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1, 8 प्लस 1 9, तो ये हो गया 3। अब यहाँ पे कॉस ऑफ कॉस इनवर्स बेस बाय हाइपोटेन्यूस दैट इज 1/3। दोनों को काटा, अब एक और वैल्यू आ गई 1/3। इसका एलसीएम ले लो, 15 बन गया, 9 + 5 14/15 होगा जरूर पक्का ऑप्शन में। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 14/15। बेसिकली इजी क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए तुमको प्रोजेक्शन फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैंने क्लास में बोला था कि प्रोजेक्शन फॉर्मूला करके भी एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से चलता है कि साइड्स की वैल्यू के बारे में बात करता है। a = b cos c प्लस c cos b। b का फॉर्मूला होता है c cos a प्लस a cos c, और c का फॉर्मूला होता है a cos b प्लस b cos a। तो इस क्वेश्चन में अगर तुम ध्यान से देखो तो ये सारे के सारे फॉर्मूलाज अभी यूज होने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, cos c प्लस cos a होल अपॉन में c प्लस a, और इसको ऐड करना है cos b बाई b के साथ में। तो सबसे पहले एलसीएम ले लिया जाएगा, b मल्टीप्लाइड विथ c प्लस a। ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, तो ये बन गया तुम्हारा b cos c प्लस b cos a, और ये बन जाएगा तुम्हारा c cos b प्लस a cos b। अब जरा ध्यान से फॉर्मूला को देख के खुद ही सेट कर लो, ये दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे। b cos c प्लस c cos b पहला फॉर्मूला ही है तुम्हारे पास में, ये हो जाएगा a, और फिर इन दोनों को जोड़ लो।
बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी, ये फॉर्मूला होता है सी का। तो ऊपर बैठ गया ए प्लस सी और नीचे है बी मल्टीप्लाइड विथ सी प्लस ए, तो ये दोनों तो कैंसिल ही हो गया और सीधा सीधा आंसर आ गया 1/b। अब इस क्वेश्चन को तुम इजी क्वेश्चन तब कह सकते हो अगर तुमने प्रोजेक्शन फॉर्मूला को इंपॉर्टेंस देके याद किया, अदरवाइज फिर ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए डिफिकल्ट ही रहेगा। आई होप बच्चों ने कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन अगेन ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जिसमें हम लोग फिर से एक बार सारी चीजें रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले ऊपर तुम्हें दिख रहा है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और नीचे में है साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन बी इंटू कॉस बी। अब जरा ध्यान देना, यहां कोई फॉर्मूला नहीं बना सकते। साइन ए कॉस ए माइनस साइन बी कॉस बी का कोई फॉर्मूला नहीं होता, उसके लिए सब्स्टिट्यूशन होता है कि अगर कभी भी साइन और कॉस सेम एंगल के साथ मल्टीप्लिकेशन में दिख गए तो उसको आगे बढ़ाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई और इस न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब इससे क्या होगा, ऊपर में 2 के साथ में इसका फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये तो होता ही है तुम्हारे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला। और यहां पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके बन जाएगा साइन 2a और यही 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा साइन 2b। अब तुम्हें और कुछ नहीं करना, बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। जैसे न्यूमरेटर में तुम और कुछ नहीं कर सकते तो लेट इट बी लाइक दिस, और यहां तुम्हारा फॉर्मूला लग जाएगा साइन ए माइनस साइन बी का, जो कि होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। तो ये बन गया 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 करोगे तो 2 कॉस ए प्लस बी हो जाएगा और यहाँ पे साइन ए माइनस बी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2a और 2b बैठे हुए हैं। अब 2 से 2 गया, साइन ए माइनस बी से साइन ए माइनस बी गया और जो बच गया वो तुम क्लियरली बता सकते हो साइन बाई कॉस टैन होता है, ए प्लस बी उनके साथ में अटैच है। तो जस्ट सी विच ऑप्शन इज दिस वन, तो ये तुम्हारा बी ऑप्शन में है, सो बी विल बिकम योर फाइनल आंसर। उसके बाद आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करने की जरूरत है, वैसे डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा इसको मैं। सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें एक सीरीज है जिसके पहले 2 टर्म्स a1 और a2 तुम्हें दे रखे हैं 2 और बाकी टर्म्स को निकालने के लिए उसने एक फॉर्मूला तुमको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसको यूज करके ही तुम्हें बाकी टर्म्स निकालने हैं। तो वो फॉर्मूला क्या है कि an इज इक्वल्स टू a बेस में n माइनस वन और साथ में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि n ग्रेटर देन 2 वाले टर्म्स निकालने के लिए, मतलब थर्ड टर्म ऑनवर्ड्स तुम इस फॉर्मूला से निकालोगे। और निकालना कौन सा है, फिफ्थ टर्म। तो एक एक करके निकालते हैं, पहले 3 डाल लो तो ये बन जाएगा a3 माइनस वन मतलब a2 माइनस वन और a2 की वैल्यू यहाँ पे तुम देख सकते हो 2 दिया हुआ है तो 2 माइनस वन ये 1 हो गया। मतलब अभी जो वैल्यू तुमको मिली है वो थर्ड टर्म की मिली है इस पर्टिकुलर सीक्वेंस की। अब n के जगह 4 डाल लो, यहाँ पे तुमने n के जगह 3 डाला था, अब तुम n के जगह 4 डाल रहे हो तो 4 डालते ही क्या होगा, ये बन जाएगा a4 माइनस वन मतलब a3 माइनस वन और a3 की वैल्यू तुमने अभी जस्ट निकाली थी तो 1 माइनस वन ये 0 हो गया। अब उसके बाद फाइनली n इक्वल्स टू 5 निकालने जाएंगे, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा a5 इज इक्वल्स टू a5 माइनस वन मतलब a4 माइनस वन और a4 तुमने अभी लास्ट स्टेप में निकाला हुआ है, 0 आया था तो 0 माइनस वन, आंसर इज -1। अब बच्चे बोलेंगे सर आप डायरेक्टली 5 क्यों नहीं पुट कर रहे? अरे डायरेक्टली 5 तभी पुट कर पाऊंगा क्योंकि मुझे 4 और 3 नहीं निकाले बिना मैं 5 में जा ही नहीं सकता, और ना ही ये कोई नोन सीक्वेंस में है, ये एक रैंडम सीक्वेंस है। जैसे तुम इस सीक्वेंस की अगर बात करो तो इसमें पहले 2 टर्म्स 2 2 थे, फिर 1 हुआ, फिर 0, ये -1, तो ना तो ये AP है GP है, ना ही ये HP है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहो क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जहां पे कोई पार्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है लेकिन क्वेश्चन तो है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बेसिक क्वेश्चन है, अगर तुमको स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने का फॉर्मूला जो कि मैंने क्लास में कई बार बताया हुआ है वो याद होगा तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं उस फॉर्मूला को। a प्लस माइनस आयोटा b, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का तुम स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है प्लस माइनस x प्लस माइनस आयोटा y। अब इसमें x और y क्या है, तो x हो जाएगा a प्लस अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2 पूरे का अंडर रूट, और y निकाल रहे हो तो यही फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a होल डिवाइडेड बाई 2 पूरे का अंडर रूट। अब इन बातों को जानते हुए इस क्वेश्चन में आते हैं। ऊपर में 1/2 लिखा है, मतलब इसका रूट निकालना है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं। a है मेरा -7 और b है मेरा 24। यहाँ पे b के साथ में माइनस मत लगा देना क्योंकि a और b के बीच का जो साइन है वो प्लस माइनस तुमको देखना है, बाकी a तुम्हारा माइनस है ये हमने लिख लिया है। अब यहां से x हो जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग -7 प्लस अंडर रूट का 49 प्लस 576 अपॉन में 2 पूरे का अंडर रूट, तो फाइनली आ गया -7 प्लस 25 अपॉन 2 पूरे का अंडर रूट, तो 18/2 पूरे का अंडर रूट, रूट ओवर ऑफ 9 3 आ गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस माइनस 3
माइनस आयोटा। अब y निकालते समय उल्टा कर लो, 25 माइनस, अब ये माइनस है तो ये +7/2 पूरे का अंडर रूट, तो रूट का 32/2 आ गया, रूट का 16 4 बन गया, तो ये बन गया 3 - 4 आयोटा। अब तुमको x और y दिख रहा है, x है 3, y है 4 और क्वेश्चन पूछ रहा है x² + y², तो आंसर हो जाएगा 25, जो कि यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, और ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यस, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लेना। इस क्वेश्चन में वो तुमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा है। सबसे पहले तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेते हैं, 3ax² + 3bx + c = 0। और सपोज कर लेते हैं कि इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। तो कायदे से जो बात मुझे पता है वो क्या है कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी दैट इज -b/a, तो -3b/3a काट के बन गया -b/a, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a होता है, तो यहां पे c/3a। अब ये तो हो गया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो गई, लेकिन क्वेश्चन क्या चाह रहा है कि यू हैव टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 टाइम्स। अब 3 टाइम्स किसके? इसी इक्वेशन के रूट्स का 3 टाइम्स। तो ऐसा करते हैं, 3α + 3β निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, जो कि तुमने वहां पे निकाला हुआ है, तो उस हिसाब से ये -3/b हो जाएगा। और 3α × 3β जब करेंगे तो ये हो जाएगा 9c/3a। अब फॉर्मूला होता है x² माइनस, ये जो भी रूट्स हैं उनको लिख लो, सम ऑफ द रूट्स इंटू x + 9 अल्फा बीटा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब इसमें वैल्यू डालो, माइनस ये था तुम्हारा -3b/a इंटू x + 9c/3a। तो होगा क्या, ये 3 इसको काट देगा और एलसीएम लेने के बाद ये आंसर हो जाता है ax² - 3bx + 3c = 0। अब ये ऑप्शन अगर तुम ढूंढ रहे हो तो ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, पहले ही ऑप्शन में तुम्हें ये आंसर दिख जाएगा, एंड दैट इज ax² + 3bx + c = 0। ये भी मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चन था। अब आखिरी क्वेश्चन में आते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, जरा देख लेना इसको अच्छे से, क्योंकि इसमें उसने तुमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है मॉडुलस लगा के। ये मॉडुलस का साइन है, थोड़ा देख लेना यहाँ पे। और वो तुमसे पूछ रहा है कि इसके जितने भी रूट्स हैं उन सब का सम क्या होगा। तो सबसे पहली चीज तो मॉडुलस वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आता है तो जो मॉडुलस वाली क्वांटिटी है उसको लेट कर लेते हैं कोई भी एक वेरिएबल से t। तो अब ये क्या बन गया, t² + t - 2 = 0। अब इसको तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही रिड्यूस्ड फॉर्मेट का इक्वेशन है, और यहां से t की 2 वैल्यूज तुम्हें मिलेंगी, एक -2 और एक 1। अब यहां एक चीज समझ लो कि मॉडुलस के अंदर वाले आइटम को अगर तुमने t लिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ x - 3, तो वो कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता, तो इस वैल्यू को तुम भूल जाओ। तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हुई कि मॉडुलस ऑफ x - 3 1 के इक्वल है। अब यहां से 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो x - 3 1 है या फिर x - 3 -1 है। तो यहां से एक रूट आ गया तुम्हारा x = 4, यहां से दूसरा रूट आ गया 2, तो यही पॉसिबल रूट्स का सम निकालना है। तो सम यहां पे हो जाएगा 4 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 6। आई थिंक दिस इज देयर इन सी ऑप्शन, तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। Now with this we come to the end of this particular paper discussion, जिसमें से पहला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि वो गलत था। तो आई डोंट थिंक कि ये बहुत ज़्यादा एक टफ पेपर था, बट स्टिल आई कैन फाइंड कि बच्चे स्कोर्स उसी लेवल पे ला रहे हैं, और आई नीड इम्प्रूवमेंट। सैटरडे को हमारा वीकली पेपर हुआ था, इसकी डिस्कशन हम लोग कल के क्लास में कर लेंगे। सो वी विल हैव द डिस्कशन इन द क्लास ऑफ दोज पेपर्स विच आर बिट लेंथी इन नेचर। और तुम्हारी अपनी कोई पर्सनल क्वेरीज है तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू सेंड इट टू मी। तो पॉसिबल होगा, वो अब मेरी तबीयत के ऊपर कई बार हो जाता है कि कुछ क्वेरीज आती है तो मैं फ़ोन में ही सॉल्व कर देता हूँ, बट सपोज कोई ज़्यादा क्वेरीज वाले कुछ क्वेश्चंस होंगे जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे तो डेफिनेटली विल वर्क ऑन दैट चैनल। चलो कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।